हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो से हम सेबी ग्रेड ए का फाइनेंस का सिलेबस कवर करने वाले हैं। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस आरबीआई के फाइनेंस के सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए समय बचा है तो आप अफेयर्समैन आरबीआई के फाइनेंस के वीडियोस भी देख सकते हैं। ये आपको अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल के होम पेज में मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि सेबी के सिलेबस में भी करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि फाइनेंस के सिलेबस में आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स का टर्म दिखेगा, जिसका मतलब होता है करंट अफेयर्स। और साथ ही सेबी के फेज़ 1 में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, ये भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप अफेयर्समैन आरबीआई के चैनल में जाओगे तो वहाँ आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको हर महीने डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगा और वहाँ फाइनेंस का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। क्लियर है? उसके साथ मैं आरबीआई के एस्पिरेंट्स को एडवाइस करना चाहता हूँ कि वो सेबी के एग्ज़ाम को भी अपियर करे। उसका रीज़न ये है कि सेबी का सिलेबस चाहे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं। अगर आप 2 से 4 महीने इस पे लगा लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है और यहाँ 20 लाख की जॉब भी आपको मिल सकती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिलेबस की वजह से अपेयर नहीं करते, इसलिए आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये पीडीएफ्स के लिंक्स आपको कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल अफेयर्समैन ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए अब हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें हम सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी कवर करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ हम हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब सारे बैंक्स फेल हो रहे थे, तब एक हिल्टन यंग कमीशन बिठाई गई थी। उस कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुई। उसका तब पेड अप कैपिटल था 5 करोड़। यहाँ पहले उसका सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में रहता था, लेकिन वो बाद में चेंज करके मुंबई में लाया गया। साथ ही पहले आरबीआई प्राइवेट बैंक थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में उसे नेशनलाइज किया गया। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. Hilton Young Commission recommended the creation of the Central Bank for India. It was started with the paid-up capital of rupees 5 crore. The central office of the Reserve Bank was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai in 1937. Though originally privately owned, since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India. The primary role of the RBI, as the Act suggests, is monetary stability and stable expectations of inflation. अब हम आरबीआई के बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इसका एक सेंट्रल बोर्ड होता है। उस सेंट्रल बोर्ड में 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स और दूसरा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल में गवर्नर होता है और उसके अंडर के 4 डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल में गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए गए 10 डायरेक्टर होते हैं। फिर 2 गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं और आरबीआई के लोकल बोर्ड्स के 4 डायरेक्टर्स होते हैं। इन सब डायरेक्टर्स का टेन्योर 4 साल का होता है। अब आप पूछोगे कि ये लोकल बोर्ड क्या होते हैं? देखो फ्रेंड्स, पूरे इंडिया का काम ये अकेला सेंट्रल बोर्ड नहीं संभाल पाएगा, इसलिए आरबीआई ने 4 लोकल बोर्ड बनाए हैं। वो रहते हैं मुंबई, कोलकाता, उसके बाद चेन्नई और न्यू दिल्ली में। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Reserve Bank's affairs are governed by a Central Board of Directors. The board is appointed by the Government of India. First is official directors, which are full-time, and it consists of governor and not more than 4 deputy governors. Then non-official directors, which are nominated by government, which are 10 directors from various fields and 2 government officials. Then there are others 4 directors, one each from 4 local boards. They are appointed or nominated for a period of 4 years. Then about local boards of RBI, one each for the 4 regions of the country in Mumbai, Kolkata, Chennai and New Delhi. They exist to advise the central board on local matters and to represent territorial and economic interest of local cooperative and indigenous banks and to perform such other functions as delegated by central board from time to time.
अब हम कुछ आरबीआई के सब्सिडरीज देखेंगे। सबसे पहला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नाम से आपको समझ रहा है कि ये डिपॉजिट का इंश्योरेंस देता है। मतलब अगर किसी डिपॉजिटर के बैंक में पैसे डूब गए तो उसे 5 लाख तक डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। उसके साथ ही इसे क्रेडिट गारंटी के काम के लिए भी बनाया था, लेकिन क्रेडिट गारंटी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के दूसरे स्कीम्स रहने के कारण ये कंपनी क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड नहीं करती। So the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) was formed by merging Deposit Insurance Corporation and Credit Guarantee Corporation of India Limited. DICGC was established for providing insurance of deposit and guaranteeing of credit facilities. At present, DICGC insures each depositor of a registered insured bank up to a maximum of rupees 5 lakh for all bank deposits such as saving, fixed, current, recurring deposits. The credit guarantee scheme of DICGC is presently not operative due to availability of alternative guarantee schemes. नेक्स्ट या सब्सिडारी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आरबीआई के नोट्स के प्रोडक्शन का काम संभालती है जिससे सप्लाई और डिमांड बैलेंस रहे। So Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited was established by Reserve Bank of India to augment the production of banknotes in India, here to enable the RBI to bridge the gap between the supply and demand for banknotes in the country. Next subsidiary है IFTAS, that is Financial Technology and Allied Services. आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, आजकल बैंकिंग डिजिटल हो गया है और आरटीजीएस एनईएफटी संभालने का काम भी आरबीआई के पास रहता है। सो आरबीआई की ये कंपनी सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सर्विसेज संभालती है। सो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इज ए wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India, mandated to design, deploy and support IT related services here to all banks and financial institutions in the country and also to Reserve Bank of India. It manages and operates the financial messaging platform SFMS that comprising of real-time gross settlement, that is RTGS, and National Electronic Fund Transfer, that is NEFT. और फ्रेंड्स, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ तो उसकी सिक्योरिटी की बात भी होती है। सो उसके लिए भी आरबीआई की सब्सिडरी है विच इज़ रेबिट, दैट इज़ रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो साइबर सिक्योरिटी पर काम करती है जिससे हमारे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो। सो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन सेट अप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इट्स IT एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स एंड टू इंश्योर साइबर रिजिलेंस ऑफ इंडियन बैंकिंग। लास्ट सब्सिडरी है RBIH, दैट इज़ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन का काम करती है और लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH here to promote innovation across the financial sector by leveraging on technology and creating an environment that will facilitate and foster innovation. फ्रेंड्स, यहाँ पहले नेशनल हाउसिंग बैंक भी आरबीआई का सब्सिडरी था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NHB के सारे शेयर्स आरबीआई से खरीद लिए। अब NHB को गवर्नमेंट ओन करती है। नेक्स्ट हम आरबीआई की एक एसोसिएट देख लेते हैं विच इज़ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अब यहाँ आपका सवाल हो सकता है कि सर सब्सिडरी और एसोसिएटेड में क्या डिफरेंस रहता है। देखो फ्रेंड्स, सब्सिडरी का मतलब मेजॉरिटी शेयर्स आरबीआई होल्ड करता है और एसोसिएट मतलब माइनॉरिटी शेयर आरबीआई होल्ड करता है। क्लियर है? सो यहाँ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से आपको समझ रहा होगा कि ये इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन प्रमोट करती है। सो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया एज पर द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ NCFE इज ₹100 करोड़। अब नेक्स्ट हम आरबीआई के फंक्शन देख लेते हैं। यह सबसे पहला फंक्शन नो डाउट है बैंकिंग। इसमें सेक्शन 17 में लिखा है कि आरबीआई किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है बट विदाउट इंटरेस्ट। सो सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट इनेबल्स आरबीआई टू डू बैंकिंग बिजनेस सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम एनी पर्सन। नेक्स्ट, जब भी बैंक्स फेल होते रहते हैं तब आरबीआई ही उन्हें बचाता है, इसलिए सेक्शन 18 में आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन दिया है। So section 18 facilitates the RBI to act as a lender of last resort. नेक्स्ट सेक्शन 19 में ये बताया गया है कि आरबीआई कौन से बिजनेस नहीं कर सकता है। सो सेक्शन 19 states the list of businesses which the RBI may not transact. नेक्स्ट, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंक जैसा काम करता है।
ये प्रोविजन सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 में दिया है। So according to the section 20 and 21 of the RBI Act, the RBI shall have an obligation and the right respectively to accept monies for account of the central government, and banking functions may be undertaken by way of the agreement between the RBI and the state government concerned as provided in the section 21A of the RBI Act. अगला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी का। इन शॉर्ट इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की गई है। ये फंक्शन दिया है सेक्शन 45 ZB में। ये 6 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और बाकी 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसमें गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है और इन सब का टेन्योर 4 साल होता है। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। RBI Act provides for the statutory basis for the monetary policy framework and the monetary policy committee. The committee consists of the 6 members, of which 3 members are from RBI and other 3 members of MPC are appointed by the central government. Here the governor of the RBI bank is ex officio chairperson. Then the deputy governor of the bank in charge of the monetary policy is also ex officio member. Then one officer of the bank to be nominated by the central board is also ex officio member. Then 3 members to be nominated by central government. The members of the Monetary Policy Committee appointed by the central government shall hold office for the period of 4 years. This section ZB of the amended RBI Act 1934 also provides for the empowered 6-member Monetary Policy Committee to be constituted by the central government by notification in the official gazette. अब आगे कमेटी के बारे में और जानते हैं। ये कमेटी 2016 से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस कर रही है। इनका इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन ये +2 -2 फ्लेक्सिबल है, जिसके वजह से कमेटी को 2% से 6% का रूम मिलता है। ये इन्फ्लेशन टारगेट हर 5 साल बाद डिसाइड किया जाता है कि हमें करंट इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखना चाहिए। ये कमेटी की मीटिंग तभी वैलिड होती है जब इसमें एटलीस्ट 4 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे और यह डिसीजन में टाइप रहा तो गवर्नर कास्टिंग वोट देता है। साथ ही ये कमेटी ने साल में एटलीस्ट 4 बार तो मीटिंग लेनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि बस 4 ही बार मीटिंग हो, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये शेड्यूल आरबीआई ही डिसाइड करता है कि साल में कितने बार मीटिंग लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो बाई मंथली मीटिंग लेगी। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Reserve Bank of India Act 1934 has amended by the Finance Act 2016 here to provide a statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework. The task of the committee is to fix the benchmark policy rate required to contain inflation within the specific target level. The inflation target to be set up by the Government of India in consultation with the Reserve Bank once in every 5 years. The central government has notified in the official gazette 4% consumer price index inflation as a target for the period from August 5, 2016 to March 31, 2021 with the upper tolerance limit of the 6% and the lower tolerance limit of 2%. The meetings of the Monetary Policy Committee shall be held at least 4 times a year and it shall publish its decisions after each such meeting. The quorum of the meeting of the MPC is 4 members. Each member of the MPC has 1 vote and in the event of the equality of votes, the governor has a second or casting vote. नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज की बात कर लेते हैं। आरबीआई को बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने की पावर मिलती है 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। इसके अंडर उसे बहुत पावर मिलते हैं, जैसे कि आरबीआई किसी भी बैंक को लाइसेंस दे सकती है या उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। फिर वो किसी भी बैंक के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या फिर रिमूव कर सकती है। देन वो बैंक के लोन को कंट्रोल कर सकती है या फिर डिपॉजिटर्स के पैसे प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है या फिर बैंक के स्ट्रेस एसेट काम करने के लिए एक्शन ले सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आरबीआई बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करती है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The power to regulate and supervise banks has been provided under the provision of the Banking Regulation Act 1949 to the RBI. Here to formulate the banking policy, regulate banking business, protect the interest of the banking company, supervision of the banking companies, then to appoint a chairman or managing director of the banking company, then to appoint additional directors to the board of the banking companies, even remove them, then to control the advances by banking companies, then to issue license and also to cancel licenses of banking companies,
then to issue directions to banking companies in the public interest, then to issue directions of the banking companies in the public interest or in the interest of the banking policy, or to prevent the affairs of any banking company being conducted in the manner detrimental to the interest of the depositors or in a manner prejudicial to the interest of the banking company, or to secure the proper management of any banking company. Then to issue the directions to banking companies for resolution of stressed assets, then to inspect the banking companies on its own or at the instance of the central government, then well-being of the banking company in improving the monetary stability and economic growth. नेक्स्ट देखते हैं कि वो एनबीएफसी को कैसे रेगुलेट करती है। सबसे पहले तो आरबीआई एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद आरबीआई उन्हें बताती है कि एनबीएफसी को कितना नेट ओन फंड रखना है। नेक्स्ट आरबीआई एनबीएफसी को कोई इलीगल डिपॉजिट लेने से रोक सकती है या फिर कोई इलीगल एडवर्टाइजमेंट से रोक सकती है। नेक्स्ट अगर आरबीआई को किसी एनबीएफसी पे शक है तो फिर वो उनका इंस्पेक्शन कर सकती है। Every non-banking financial company to obtain a certificate of registration from the RBI, then to maintain the net own fund as may be specified by the RBI. Then statutory powers to regulate or prohibit issue of the prospectus or advertisement soliciting the deposits of money by non-banking financial companies. Then to power to determine the policy and issue directions to non-banking financial companies, and at last power to inspect them. और लास्ट में आरबीआई कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे भी रेगुलेशन करता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। आरबीआई बस ऑपरेशन रेगुलेट करता है, लेकिन सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। इसे हम ड्युअलिटी ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। सो रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज इंटरेस्टेड विद आरबीआई। ड्युअलिटी ऑफ द जुरिडिक्शन ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स बोथ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in terms of the Banking Regulation Act 1949 and the Register of the Cooperative Societies in 38 terms of the respective State Cooperative Societies Act of the state concerned. अब फ्रेंड्स, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सो प्लीज़ फोकस करें। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स के दो टाइप होते हैं, एक रूरल कोऑपरेटिव और दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव्स। अर्बन कोऑपरेटिव्स को हम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी बोलते हैं, सो कंफ्यूज मत होना। अब जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो कुछ बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स देती है और बाकी लॉन्ग टर्म लोन्स। ये जो डार्क ब्लू में है वो शॉर्ट टर्म बिजनेस संभालती है और लाइट ग्रीन में है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस संभालते हैं। यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अब देखो, इन सब बैंक्स को लाइसेंस देने का काम और बाद में वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं वो रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है। लेकिन उन बैंक्स में डायरेक्टर्स कौन रहेंगे या कौन उन बैंक को संभालेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखती है। यहाँ तक समझ गए? अब फ्रेंड्स, बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के तहत लाइसेंसिंग और रेगुलेशन का काम तो आरबीआई के पास है, लेकिन आरबीआई बस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कर पाता है, बल्कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने का काम वो नाबार्ड के हाथ में सौंपता है, क्योंकि नाबार्ड के हाथ आरबीआई ने रूरल एरिया दे दिया है। याद रखिए, ये बस डेलीगेशन है, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नाबार्ड रेगुलेट करता है, बस आरबीआई ने अपना काम नाबार्ड के हाथ सौंपा है। सो ये हमेशा याद रखना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फ्रेंड्स, 1999 के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंट्रोल या मेंटेन करने का पावर दिया गया है। सो ये आरबीआई के हाथ है कि कौन फॉरेन एक्सचेंज पे डील करेगा और कौन इसका ऑथराइज्ड डीलर रहेगा। ओके, सो द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट्स, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया आर कंफर्ड ऑन द आरबीआई अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. आरबीआई टू ऑथराइज एनी पर्सन टू बी नोन एज ऑथराइज्ड पर्सन here to deal in the foreign exchange or in foreign securities as an authorized dealer, money changer or offshore banking unit or in any other manner as it deems fit. नेक्स्ट फंक्शन है इशूर ऑफ करेंसी। ये सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट में दिया गया है कि बस आरबीआई ही नोट प्रिंट कर सकता है, और अगर मार्केट में कोई नई नोट लानी है तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड भी कर सकती है। So right to issue bank note is one of the key central banking functions the RBI is mandated to do. A section 22 of the RBI Act confers the RBI with the sole right to issue bank notes in India. The RBI Act enables the RBI to recommend to central government the denomination of the bank notes, which shall be 2 rupees, 5 rupees,
then 10 rupees, then 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, 5000 rupees, and 10,000 rupees, or other denominations not exceeding 10,000 rupees. The bank notes that are being issued by the RBI are exempt from the payment of stamp duty. नेक्स्ट फंक्शन है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ भी 2007 के पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में ये बताया गया है कि इंडिया के पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का है। So Payment and Settlement Systems Act 2007 provide for the regulation and supervision of payment systems in India and to designate the Reserve Bank of India as the authority for that purpose. नेक्स्ट है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, मतलब गवर्नमेंट का डेट मैनेज करना। यहाँ भी 2006 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैनेज करने का काम आरबीआई के पास रहेगा। यहाँ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रहेगा। अब फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी मार्केट का पार्ट है और मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई के पास ही है। So Government Securities Act 2006 prescribes the procedure and modalities to be followed by the RBI in the management of the public debt and also confers various powers on the RBI, including the power to determine the title to a government security. The GST Act, that is the Government Securities Act, applies to government securities created and issued by the central government or state government. The power of RBI to regulate those money market instruments have been provided under the Section 45W of the RBI Act. Next है banker to government and banks. जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ लेके पैसे देती है और साथ ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स हैंडल करती है। उसी तरह वो बैंक के अकाउंट्स हैंडल करती है, जहाँ बैंक के कैश रिजर्व अकाउंट्स और बाकी लोन अकाउंट भी आरबीआई हैंडल करता है। इसलिए वो गवर्नमेंट और बैंक्स दोनों का बैंकर होता है। सो एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, the Reserve Bank receives and pays money on behalf of the various government departments. The Reserve Bank also undertakes to float loans and manage them on behalf of the governments. Reserve Bank of India is also known as the Bankers Bank. It is so called because it acts as a bank for all the commercial banks in India. RBI holds their cash reserves, lend them short-term funds, and provides them the central clearing and remittances facilities. So friends, इसके साथ हमारे RBI के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। So thanks for watching and meet you in the next video.